इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड में सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, जिसका जो नाम सब स्वागत। तो जल्दी से लाइव आ जाइए और जुड़ जाइए और फिर क्लास को शुरू किया जाए। और आज हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर 6 पे 12th बायोलॉजी के क्रैश कोर्स में। और जैसा कि आराम से अच्छे से पढ़ते हुए चल रहे हैं और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि दिसंबर लास्ट तक आप लोगों का सिलेबस खत्म हो जाएगा और उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस चलेगी 1 महीने की। तो उस एक प्रैक्टिस सेशन में भी जुड़ना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो जल्दी से लाइव आइए बच्चों, धीरे धीरे, और फिर क्लास को शुरू किया जाए। तो सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह श्री कृष्ण कुमार केसरी जी आप आ गए। हाँ, वही है भाई मोहन गोस्वामी जी। प्रणाम बबलू जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री राम दीपी कुमारी जी। ठीक है, राधे राधे बच्चा। गुड मॉर्निंग सलमान जी। ठीक है, स्टडी बॉय, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम कुंदन कुमार जी, गुड मॉर्निंग। गुरु जी चरण स्पर्श शुभम शर्मा जी, आई थिंक चरण स्पर्श बच्चा, आपको भी ढेर सारा आशीर्वाद। राधे राधे बच्चा, नमस्ते, हर हर महादेव। आकाश कुमार जी, आपका सेंटेंस थोड़ा सा आई थिंक गलत टाइप हो गया, तो उसका अर्थ नहीं निकल पा रहा है, तो उसको फिर से जरा टाइप करिए। तो दिलीप कुमार जी, वो कॉल सेंटर वाले जानेंगे जो अपलोड करते हैं, हम लोग दे चुके हैं। ठीक, जय महाकाल, राधे राधे, हाय बच्चा, जय श्री राम। तो आज जो चैप्टर बच्चा हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। मैं ठीक हूँ बच्चा, आप सभी लोग, थोड़ा तबीयत कल डाउन था, सर्दी जुकाम हुआ था, हल्का बुखार था, अभी फिलहाल आज ठीक है। कहा जाता है कि लोहा लोहे को काटता है, तो एक बार रात को नहाए, एक बार सुबह नहाए, हो गया। वैसे तो दोनों टाइम नहाना ही पड़ता है। चलिए, हर हर महादेव। वालेकुम अस्सलाम बच्चा। आई थिंक जवाब देते समय सलाम वालेकुम कहा जाता था। आज मेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बच्चा, जो भी हो आप, नाम निकल गया आपका। सुनो, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर 6 पढ़ेंगे, किसका, 12th बायोलॉजी का, और वो है वंशागत का आणविक आधार। तो सबसे पहले 1-2 मिनट सुन लो। वंशागत कहने का मतलब ये है कि जब जीवों के लक्षण, चाहे पौधे हो या जंतु हो, दोनों के लक्षण एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, मतलब माता पिता से प्राप्त होने वाले वह लक्षण जो संतानों में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। उन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवांशिकता कहलाता है, या उसी का दूसरा नाम क्या है, वंशागति। तो वंशागति कहने का मतलब यह है कि आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की क्रिया, ठीक है ना। हाँ, कोई बात नहीं बेटा। सर मेरा घर दनाडा, दनाडा कोई जगह होगी बच्चा। अच्छा ठीक है बच्चा, हम देख लेंगे। अभिषेक भारती जी, आपका वो सवाल, ठीक है ना। चलो, तो उसके बाद कह रहा है कि वंशागत का जो आणविक आधार है, सबसे पहले क्या माना जाता था, बाद में क्या माना जाता था, वर्तमान में क्या माने जाने लगा, तो इस तरीके से। तो पुरानी अवधारणाओं को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। विवेक सर का तबीयत थोड़ा खराब है, तो वो घर गए हुए हैं, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया था, सर्दी जुकाम बुखार। ठीक, तो आ जाएंगे, 1-2 दिन में आ जाएंगे। कल शाम को बात हुई थी तो ठीक थे, सारा मेडिकल रिपोर्ट उनको मिल गया था, सब नॉर्मल था। हो सकता है आज शाम को निकले तो कल आ जाए वो, ठीक। चलिए, तो वंशागत का आणविक आधार में सीधे सीधे कहने का मतलब हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, और डीएनए हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे ले जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। डीएनए की संरचना को पढ़ेंगे, फिर डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए के तीनों प्रकार पढ़ेंगे। डीएनए से आरएनए बनता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, अनुलेखन, अनुवादन, इन सब चीजों को आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ भाई, सुबह सुबह बगैर नहाए क्लास कैसे कोई ले सकता है, दिन की शुरुआत ही नहाने से होती है, ठीक है ना, सभी लोगों की। मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, ठीक। चलो, तो सबसे पहले हम लोग डीएनए के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि डीएनए को किसने खोजा, डीएनए की संरचना कैसी होती है। तो डीएनए की 2 संरचना आपके एग्जाम में पूछती है। आज एकदम इंट्रोडक्शन के तौर पे लीजिएगा, चैप्टर डीएनए वाला है। मैक्सिमम बच्चों को, 100 में से 80 बच्चों को डीएनए वाला चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो बच्चे कोशिश कीजिएगा, हाँ ठीक है, कोशिश कीजिएगा इसको आराम से अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ताकि अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे दीर्घ उत्तरीय, चाहे लघु उत्तरीय, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको गलत ना होने दिया जाए, ठीक है ना बच्चा। चलिए, सादर प्रणाम स्नेहा झा जी। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं डीएनए, ठीक। डीएनए का पूरा नाम क्या लिखते हैं बच्चा, हम लोग लिखते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल हिंदी में कह लेते हो, ठीक है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए बच्चा, ये हो जाएगा डीएनए का फुल फॉर्म। इतना तो सबको पता होगा बच्चे, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि डीएनए की संरचना कैसी होती है। डीएनए 2 तरीके से एग्जाम में पूछता है। एक पूछता है डीएनए की भौतिक संरचना या द्विकुंडलीय संरचना के बारे में बताइए, या पूछता है डीएनए की रासायनिक संरचना के बारे में बताइए। तो जब डीएनए की, अच्छा ठीक है माहिर रजा जी, या फिर पूछेगा कि डीएनए की जो रासायनिक संरचना है, उससे 2 क्वेश्चन बना देगा, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर पूछ लेगा, ठीक है ना बच्चा। चलिए, आज प्रैक्टिकल एग्जाम है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम लोग डीएनए बनाएंगे और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, हम लोग डीएनए बनाते हैं, और डीएनए बनाने के पश्चात उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश की जाएगी। बोर्ड हैंग कर रहा है क्या यार, शुरुआत में बोर्ड हैंग किया है हल्का सा। चलिए, ये रहा हमारा
और आपका डीएनए क्या है, हमारा और आपका डीएनए। ठीक, आप लोग भी 2 पेन लेके जब बनाइएगा आराम से तो वो बन जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना बच्चा। चलो, तो सबसे पहले हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ना है, तो थोड़ा सा छोटा कर लो इसको, समझने में और बनाने में आसानी हो जाएगी। सुनो, कोई मुझे बताए कि वाटसन और क्रिक द्वारा ढूंढे गए डीएनए को क्या कहते हैं। तो बच्चा, वाटसन और क्रिक द्वारा ढूंढे गए डीएनए को बीडीएनए कहते हैं। पूरा क्रैश कोर्स का हिस्सा, हर एक चैप्टर को पढ़ो बच्चा, ठीक है ना। डीएनए का एक धागा शुरू होता है 3 से, ऐसे गया और खत्म हुआ कहां पर, 5 पे। ठीक, दूसरा धागा शुरू होगा कहां से, 5 से, और खत्म होगा कहां पर, 3 पर। पहली चीज, ये 2 चीजें क्लियर कर लो, उसके बाद फिर आगे। सबसे पहला चीज, हाँ, बी डीएनए जितने भी बच्चे लिख रहे हैं वो पूरी तरीके से सही लिख रहे हैं। चलो, सबसे पहली बात की जाए डीएनए की, तो कह रहा है कि जो डीएनए है बच्चा, वो 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। कितने, 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहले हिस्से को हम लोग कहते हैं पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, या इसी को हिंदी में लिखा रहेगा पेंटोज शर्करा। क्या लिखा होगा, पेंटोज शर्करा लिखा होगा, पेंटोज शर्करा। डीएनए कितने पदार्थों से मिलकर बना है, 3। पहला पेंटोज शुगर या पेंटोज शर्करा, दूसरा है फास्फेट ग्रुप, फास्फेट ग्रुप, या इसी को कहोगे फास्फेट समूह, फास्फेट समूह। एकदम आराम से समझना, ठीक। जहां गड़बड़ हो, क्योंकि डीएनए बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, तो इसको लेके परेशान मत रहना, ठीक। एक आई शुरुआत फिर हो गई सर्दी की आज की। और जो तीसरा है बच्चा, इसको कहते हैं नाइट्रोजिनस बेस पेयर, या इसी को कहा जाता है नाइट्रोजिनस समक्षार। क्या लिखा होगा, नाइट्रोजिनस, नाइट्रोजिनस, नाइट्रोजिनस समक्षार लिखा होगा। अभी किससे क्या बना होता है वो भी हम समझा रहे हैं, आराम से एक बार समझ गया तो पूरा चैप्टर आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, और नाइट्रोजनस बेस पेयर जो होता है बच्चा, ये पुनः 2 भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में, 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं प्यूरीन, प्यूरीन बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्यूरीन बेस मतलब क्षार, ठीक। और जो दूसरा प्रकार है बच्चा, इसको हम लोग कहते हैं पिरीमिडीन, पिरीमिडीन बेस। क्या कहते हैं, पिरीमिडीन बेस, पिरीमिडीन क्षार। आज कम ही पढ़ो चलेगा, पर डीएनए आराम से पढ़ो ताकि आराम से समझ में आ जाए, ठीक। प्यूरीन बेस जो डीएनए में होते हैं बच्चे, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला मान लो, उसको कहते हैं गुआनिन। क्या कहते हो, गुआनिन। और गुआनिन को किससे प्रदर्शित करते हो, तो कैपिटल जी से। और जो दूसरा है बच्चा, उसको कहते हैं एडिनिन। क्या कहते हो, एडिनिन कहते हो। और इसको किससे प्रदर्शित करते हो बच्चा, सिंबल जो यूज करते हो उसको कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हो, ठीक है बच्चा। थैंक यू बच्चा। और जो पिरिमिडीन है ये भी बच्चा कितने प्रकार का होता है, 2। एक होता है साइटोसिन, पहला क्या है, साइटोसिन है, साइटोसिन, साइटोसिन तो प्रदर्शित करते हो बच्चा किससे, कैपिटल सी से। और जो दूसरा है बच्चा वो है थायमिन, और इससे थायमिन है, सॉरी थायमिन, थायमिन, जिसको प्रदर्शित करते हो बच्चा किससे, कैपिटल टी से। किससे प्रदर्शित करते हो, कैपिटल टी से। चलो भैया तुम हो जाओ थोड़ा किनारे, हमारी अभी जरूरत ना है। इतनी बातें ध्यान से याद रखिए। डीएनए पूछेगा कितने पदार्थों से मिलकर बना है, तो डीएनए बना है 3 पदार्थों से मिलकर, ठीक। उन 3 पदार्थों को क्या कहते हो, पेंटोज शुगर, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस पेयर कहते हो। क्या कहते हो, नाइट्रोजनस बेस पेयर। थोड़ा छोटा हो जा भाई, आराम से दिखेगा, ठीक है ना। चलो,
ये 3 पदार्थों के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया। डीएनए अगर पूछेगा कितने पदार्थों से मिलकर बना है, 3। सर मेरा बायोलॉजी एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं बच्चा, आराम से पढ़ो। तो पहला है पेंटोज शुगर, दूसरा है फास्फेट ग्रुप, तीसरा है नाइट्रोजनस बेस पेयर। नाइट्रोजनस बेस पेयर पुनः 2 भागों में विभाजित है, पहला है प्यूरिन बेस, दूसरा है पिरिमिडीन बेस। जो प्यूरिन बेस है वो पुनः 2 भागों में विभाजित है, एक है ग्वानिन, दूसरा है एडिनिन। और पिरिमिडीन बेस जो है कोई बात नहीं बच्चा, कुछ बाइलिंगुअल वाले होते हैं उनको इंग्लिश भी चाहिए होता है, इसलिए लिख दिया, ठीक। और जो दूसरा है आप लोग केवल हिंदी भी लिख सकते हो, उसे को कहते हो पिरिमिडीन, जिसमें आता है थायमिन और साइटोसिन, ठीक है ना। चलो अब कह रहा है कि ये जो पेंटोज शुगर होता है बच्चा, इसकी सहायता से क्या बना होता है। तो जो पेंटोज शुगर होता है बच्चा, उससे बनते हैं डीएनए के दोनों धागे, डीएनए के दोनों धागे। पहला ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यही पूछेगा, डीएनए के दोनों धागों का निर्माण किसकी सहायता से होता है। तो डीएनए के दोनों धागों का निर्माण होता है, ये जो एक धागा बनाए हो 3 से 5, दूसरा 5 से 3, ये 3 से 5, 5 से 3 क्या है अभी हम समझा दे रहे हैं। तो वो बने होते हैं किसके, पेंटोज शुगर के, ठीक। दूसरा नाइट्रोजनस बेस पेयर क्या होते हैं, डीएनए के दोनों धागे जो होते हैं वो हाइड्रोजन बांड की सहायता से आपस में जुड़े होते हैं, जिसके दोनों किनारों पर क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर। कौन किससे जुड़ता है, क्यों जुड़ता है, तो बाद में समझा लेते हैं, ठीक है ना, ठीक। तो दोनों किनारों पर क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर, जिसमें जीन या कोड हो सकते हैं अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए। और जो फास्फेट ग्रुप होता है बच्चा, वो दोनों हाइड्रोजन बांड के बीच में पाया जाता है। जो फास्फेट ग्रुप है वो दोनों हाइड्रोजन बांड के कहाँ होता है, बीच में। जब आप इसकी रासायनिक संरचना पढ़ेंगे तब आपको आराम से समझ में आ जाएगी। तो इससे बनता है क्या, एक डीएनए की संरचना। तो सबसे ठीक है ना, तो इससे बनता है एक डीएनए की संरचना। तो अगर पूछेगा डीएनए कितने पदार्थों से मिलकर बना है, तो 3, पेंटोज शुगर, फास्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस पेयर। पेंटोज शुगर की सहायता से क्या बनते हैं, डीएनए के दोनों धागे बनते हैं। फास्फेट ग्रुप का काम है डीएनए के 2 हाइड्रोजन बांड को आपस में जोड़ना। नाइट्रोजनस बेस पेयर कहां पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बांड के दोनों किनारों पर। कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, प्यूरिन और पिरिमिडीन। कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, तो 4 होते हैं, ग्वानिन, एडिनिन, साइटोसिन, थायमिन। ग्वानिन और एडिनिन को कहा जाता है प्यूरिन, और साइटोसिन और थायमिन को कहा जाता है पिरिमिडीन बेस। इतनी बात क्लियर है बच्चा, बताओ। पैर छू के प्रणाम बच्चा, बताओ। इतनी बात क्लियर हो तो एक बार यस सर लिखो, क्योंकि अगर एक बार डीएनए क्लियर नहीं हुआ तो पूरा चैप्टर क्लियर नहीं होगा अच्छे से आप लोगों का। इसलिए आज कम पढ़ो चलेगा, लेकिन अच्छे से पढ़ो। डीएनए का फुल फॉर्म वहां लिखा है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एग्जाम में थोड़ी पूछेगा आपको, इतना आसान। बताओ, इतनी बातें अगर क्लियर हो तो बताओ, फिर डीएनए की संरचना पे हम जाएं। सॉरी सर आई एम लेट, कोई बात नहीं बच्चा, अगली बार ध्यान रखना। चलिए बताइए। यस सर जी श्रीमान, यस सर जी क्लियर है, थैंक यू बच्चा। इतनी बातें क्लियर हो गई। इस बात का विशेष ध्यान रखना, जिसके आधार पर अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। देखो, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं किसको, डीएनए को फिर से, ताकि समझने में आसानी हो जाए। उसके लिए हम लोग डीएनए को फिर से ड्रॉ करेंगे, जिसमें ज्यादा समय नहीं लगना। अब इस डीएनए को बनाते समय जितनी बातें हम बोलेंगे, कमेंट को छोड़ के बच्चा आप लोग सिर्फ उन बातों पर ध्यान रखिएगा, और किसी बात पे ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि कमेंट करना है या कुछ नहीं, तो ये याद नहीं होगा आप लोग का, पहले ही बता देना, ठीक है ना। यूरिन भी होता है, यूरिन नहीं है, यूरेसिल है, जो कि होता है किसमें, आरएनए में। अभी हम लोग डीएनए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए भैया, रंजीत भैया, जो चीज अगर आप छोड़ना चाहें आराम से छूट जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं छूट रहा है, ठीक। चलो, अब सबसे पहली लाइन इसमें याद रखो कि डीएनए को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, एकदम आराम से याद रखना, एक एक लाइन, ताकि भूले ना। डीएनए को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को मेन एक्सिस या सेंट्रल एक्सिस कहते हैं, मतलब मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ऐसे एक एक लाइन याद रखो। डीएनए को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, पहली लाइन। दूसरी लाइन, डीएनए की जो चौड़ाई है बच्चा, डीएनए की जो चौड़ाई है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है डीएनए की चौड़ाई, 20 एंगस्ट्रॉम। तो अगर पूछे मुख्य अक्ष से डीएनए की चौड़ाई कितनी होगी, तो मुख्य अक्ष से डीएनए की जो चौड़ाई होगी बच्चा, वो होगी कितनी, 10 एंगस्ट्रॉम। ये इतनी बात याद रखो, ठीक। मुख्य अक्ष से डीएनए की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10 एंगस्ट्रॉम। एकदम आराम से समझना, गलत मत करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे, थियरी भी गलत हो जाएगी, डीएनए की विशेषता भी नहीं लिख पाओगे। तो कह रहा है डीएनए की चौड़ाई कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। डीएनए की चौड़ाई मुख्य अक्ष से कितनी होती है, 10 एंगस्ट्रॉम। डीएनए को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। डीएनए के जो दोनों धागे हैं बच्चे, डीएनए के जो दोनों धागे हैं,
अब अगर पूछे कि डीएनए के दोनों धागे किसकी सहायता से आपस में जुड़े होते हैं, तो डीएनए के दोनों धागे बच्चे जुड़े होते हैं आपस में हाइड्रोजन बांड की सहायता से। किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बांड की सहायता से। और हाइड्रोजन बांड की संख्या एक सर्कल में कितना बनाओगे आप? 4 बनाओगे। हालांकि होते 10 है वाटसन और क्रिक द्वारा, लेकिन फिलहाल अभी आप 4 बनाइएगा। तो पूछेगा डीएनए के 2 धागों को आपस में जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो डीएनए के 2 धागों को आपस में जोड़ने वाली संरचना को हम लोग कहते हैं बच्चा हाइड्रोजन बांड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बांड या हाइड्रोजन बंध कहते हैं। डीएनए के 2 धागों को आपस में जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हो? हाइड्रोजन बांड कहते हैं। ठीक है ना? सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि 2 हाइड्रोजन बांड के बीच की दूरी कितनी होती है, चाहे जहां नापिए, तो वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। 2 हाइड्रोजन बांड के बीच की दूरी कितनी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक, एंगस्ट्रॉम यूनिट है डीएनए की लंबाई और मोटाई को नापने के लिए। ठीक है ना? सर आजकल आप लोग टारगेट बोर्ड का टी शर्ट क्यों नहीं पहन रहे हैं? बच्चा क्या चाह रहे हो आप लोग कि हम लोग ठंड से यही निपट जाए? ठीक है ना, पहन लेंगे, हुडी बन के आ जाएगी उसको। ठीक, अब अगर बात की जाए कि 2 सर्कल में, पहला सर्कल और दूसरा सर्कल, दोनों मिला के डीएनए की लंबाई कितनी होती है बच्चा? तो अगर यहां से यहां तक हम लोग देखें, यहां से यहां तक, तो एक सर्कल में डीएनए की जो लंबाई है बच्चा वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। 2 सर्कल, सॉरी, ठीक है ना, 2 सर्कल में डीएनए की जो लंबाई होती है उसे क्या कहते हैं? 34 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम यूनिट है डीएनए की लंबाई चौड़ाई को मापने के लिए। अब दूसरी चीज, जो 3 से 5 और 5 से 3 वाली कहानी थी, बोले थे कि एक धागा 3 से शुरू होता है और गया किधर? 5 की तरफ। तो दूसरा वाला शुरू हुआ होगा कहां से? 5 से, और गया किधर? 3 की तरफ। अब बच्चा ये 3 से 5 और 5 से 3 क्या है? इसके लिए हम लोगों को बना लेना चाहिए यहां पर एरो, ठीक है ना, जो कि जरूरी भी है। ऐसे उल्टा बन गया, इधर से बनाना है, ठीक है ना। ये एरो क्या है और ये क्या है? 5 से 3। चलो यहां बना लो, ठीक। चलिए, ये क्या था? 3 से 5, और दूसरा क्या है? 5 से 3। कहीं कहीं आप बुक में देखेंगे 5 से 3 इधर आया हुआ है, वो भी सही है। उसका रीजन ये है कि 3 इधर ही होगा और 5 पीछे होगा एरो के। ऐसा नहीं है कि उल्टा हुआ होगा, बस बनाने का तरीका उसका अलग ही है, ये है, ठीक है ना, और कुछ नहीं, बाकी वो सही है। ठीक है ना बच्चे, तो उसको लेके कंफ्यूज मत रहिएगा, वो भी सही है। ठीक, चलो अभी ठीक है। अब कह रहा है हाँ बन जाएगा टारगेट। चलो अब सही है, कह रहा है कि डीएनए की है ये 3 से 5, 5 से 3 क्या है? तो डीएनए में 2 धागे हैं। एक धागा है जो लिखे हो 3 से 5, ठीक, और दूसरा धागा है जो लिखे हो 5 से 3। ठीक, तो जो डीएनए का 3 से 5 वाला धागा है, मान लो ये बात की जाए 3 से 5 वाला, तो एक्चुअल में ऐसे घूमा है, ठीक, और जो 5 से 3 वाला धागा है बच्चा, वो एक्चुअल में ऐसे घूमा है, इस तरीके से। तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉक वाइज डीएनए, घड़ी की सुई की दिशा में। इसे कहा जाता है एंटी क्लॉक वाइज डीएनए, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। तो कभी कभी पूछे 3 से 5 और 5 से 3 क्या दर्शाता है, तो बच्चा 3 से 5 और 5 से 3 दर्शाता है डीएनए के धागों के घूमने की दिशा को दर्शाता है। तो इसको कहते हो घड़ी की सुई की दिशा में 3 से 5, और 5 से 3 घड़ी की सुई की उल्टी दिशा। ठीक है ना? हाँ हल्की फुल्की, बाकी सब ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो एक वैज्ञानिक आएंगे बच्चा जिनका नाम है चारगाफ। कौन वैज्ञानिक है? चारगाफ। एक वैज्ञानिक आएंगे जिनका नाम है चारगाफ, चारगाफ, ठीक है ना। इन्होंने एक नियम बताया था, उन्होंने कहा कि जब भी ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा, जब भी ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा, इन दोनों के बीच में हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बांड होगा। और जब भी एडिनिन थाइमिन से जुड़ेगा, या थाइमिन एडिनिन या साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ेगा, तो इन दोनों के बीच हमेशा डबल हाइड्रोजन बांड होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता भी है, गलत नहीं करना है, एकदम इसका सोच समझ के आप लोग आंसर कीजिए। चारगाफ का नियम क्या कहता है? चारगाफ के नियम के अनुसार डीएनए के जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है बच्चे, वो ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा तो उसके बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बांड, और एडिनिन थाइमिन से जुड़ेगा तो उसके बीच डबल हाइड्रोजन बांड होता है। ठीक है ना? अब दूसरी चीज आप एक लाइन याद रख लीजिए जिससे आप कभी भी इस संरचना को बनाते समय गलती ना करें। ठीक है ना? उस लाइन को हम यहां लिख दे रहे हैं नीचे,
GAATTC, GAATTC। अगर पूछेगा ये क्या है तो ये नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं, जो कि अभी हम लोग समझ रहे थे कि हमेशा C के सामने G, T के सामने A, T के सामने A, या A के सामने T, या A के सामने T, या G के सामने C आएगा। ठीक है ना बच्चा? सर आप सुपरमैन है ना, इतनी ठंड में बिना सुबह सुबह कौन नहाता है? हम नहाते भाई, और हमारे जैसे लाखों करोड़ों व्यक्ति नहाते हैं, हम कुछ नया थोड़ी कर रहे हैं। सुनो अब यहाँ पे सुनो, पहले पे अगर हम लिख दें क्या, पहले पे क्या लिख दें? G और C, मतलब पहले पे किसी और कलर से लिखा जाए ताकि आराम से दिखे। किस कलर से लिखा जाए? ग्रीन कलर से। पहले पे अगर G हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इससे हमेशा क्या जुड़ेगा? C। 1 2 3 4 5 6 की अगर बात करें, ठीक, तो G A, ये घूमने के बाद ऐसे यहां आ गया A T T C, फिर A इधर आ गया G A A T T C, फिर शुरू करो G A, फिर घूम के आ गया ये A इधर, और इसी का उल्टा सब में भरना है। A के सामने हमेशा क्या आएगा? T, T के सामने हमेशा क्या आएगा? A, T के सामने क्या आएगा? A, C के सामने हमेशा क्या आएगा? G, G के सामने हमेशा क्या आएगा? C, A के सामने क्या? T, A के सामने T, T के सामने A, T के सामने A, C के सामने G, G के सामने C, A के सामने T, और A के सामने इधर T। बताओ, तो अगर पूछेगा हाँ द्विरज्जुक डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आप इतना बनाओगे, इतना समझाओगे, ये भी बताओगे कि डीएनए कितने पदार्थों से मिलकर बना होता है। और डीएनए की संरचना के बारे में जिसने सबसे पहले बताया था बच्चा, वो थे जेबी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। कौन थे? जेबी वॉटसन, वॉटसन, और दूसरे कौन से? फ्रांसिस क्रिक, या एफ क्रिक लिख लो, एफ क्रिक थे। ठीक, इन्होंने डीएनए की संरचना के बारे में कब बताया था? तो 1953 में बताया था। इनके द्वारा डीएनए की दी गई संरचना को बच्चा क्या कहते हैं? तो इनके द्वारा दी गई डीएनए की संरचना को कहते हैं द्विकुंडलीय डीएनए। क्या कहते हैं? द्विकुंडलीय डीएनए। यहां लिख दे रहे हैं हम, द्विकुंडलीय, क्या कहते हैं? द्विकुंडलीय डीएनए। हम जानबूझ के आज इतना स्लो पढ़ाए हैं बच्चा, ताकि आराम से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो अगर बताओ सारे टॉपिक डीएनए से क्लियर हैं कि नहीं, एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिखो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी पूरे चैप्टर में। अनुराग कुमार जी, ऐसा कुछ नहीं है जो आउट ऑफ माइंड चला गया हो, सारी चीजें आपके समझ के अंदर की थी और आपको समझ में आनी भी चाहिए। इतना आराम से तो मुझे नहीं लग रहा कि आराम से पढ़े होगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आराम से पढ़ा देंगे, ठीक है ना? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। एक दो बच्चों का कमेंट अभी मुझे दिखा, केवल 1 से 2 बच्चों का, राखी कुमारी जी का, जिन्होंने लिखा है नो सर नो। एक बाकी अभी फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा है। 1 मिनट, चलो बच्चा, अभी वीडियो सही हो गया होगा? वीडियो सही हो गया बच्चा? अब सही है। चलो बच्चा, कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू कभी कभी हो जाता है। अभी सही हो गया होगा, वीडियो सही हो गया? अभी हो गया, हो गया, ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, वीडियो शुरू हो गया सर। चलो, अब ये सब ठीक है, इसमें कहानी समझ में आ जाएगी। अब क्वेश्चन क्या है बच्चा? क्वेश्चन ये है कि वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। तो जितनी चीजें हम बनाए हैं और उसके बारे में बोले हैं, 3 से 5 हो, 5 से 3 हो, डीएनए किससे बना होता है, डीएनए के बारे में किसने बताया था, ठीक है ना, वो सारी कहानी यहाँ पर क्रम से लिखी हुई है। डीएनए हाइड्रोजन बांड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। 3 हाइड्रोजन बांड होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बांड होते हैं, 34 एंगस्ट्रॉम होता है, डीएनए का अणु व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और द्विकुंडली मॉडल का महत्व क्या है, डीएनए के अनुक्रम क्या है, 4 गाफ का नियम क्या है, वो सारी चीजें बच्चे यहाँ पे लिखी हुई हैं। और कुछ नहीं, जितना हम बोले हैं उतना ही आप लोग याद रखने की कोशिश कीजिए। तो बताओ, डीएनए से ये सब चीजें समझ में आ गई हैं कि नहीं?
बताइए बच्चा। चलिए सर, जब थिंकिंग वाला टॉपिक आता है तो वीडियो अटक जाता है, कोई बात नहीं बच्चा। तो डीएनए के बारे में जितना हम बोले हैं वही चीज़ डीएनए की विशेषताओं और चारगाफ के द्वारा नियम जो दिया गया है वही लिखना है। तो इतना ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आराम से देख डालिए। आराम से आपको डीएनए की संरचना कैसे बनती है, किसकी सहायता से बनता होता है, डीएनए की लंबाई क्या है, डीएनए की चौड़ाई क्या है, डीएनए के दोनों धागे आपस में किससे जुड़े हैं, ये सारी संरचनाएं आराम से दिख जाएंगे। अविनाश कुमार जी आपका कमेंट आ रहा है, ठीक है ना बच्चा। चलो समझा दे रहा है बच्चा। डीएनए जो होता है 3 पदार्थ से मिलकर बना है, पेंटोज शुगर, फास्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस पे है। पेंटोज शुगर की सहायता से डीएनए के धागे जुड़े होते हैं और फास्फेट ग्रुप की सहायता से 2 हाइड्रोजन बांड आपस में जुड़े होते हैं, यहाँ हम लोगों ने दर्शाया है। दूसरा, नाइट्रोजनस बेस पेयर 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन बेस, पिरिमिडीन बेस। प्यूरिन बेस ग्वानिन और एडेनिन होते हैं और पिरिमिडीन बेस साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। फिर कह रहे हैं एक डीएनए की 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। डीएनए की चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम होती है। मुख्य अक्ष से डीएनए की चौड़ाई 10 एंगस्ट्रॉम होती है। एक सर्कल में हाइड्रोजन बांड की संख्या कितनी होती है? 4। तो 2 सर्कल में हाइड्रोजन बांड कितने होते हैं? 8। जबकि वाटसन और क्रिक द्वारा ढूंढे गए डीएनए को क्या कहा जाता है? बी डीएनए कहा जाता है। और बी डीएनए में हाइड्रोजन बांड की अगर संख्या गिनी जाए तो वो होती थी कितनी? 10। हाइड्रोजन बांड कितने होते थे? 10, 8 नहीं होते थे। हाइड्रोजन बांड के दोनों किनारों पर पाए जाते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर, जिसमें जी और सी चारगाफ के नियम के अनुसार आपस में जुड़ेंगे तो उसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बांड, और टी और ए आपस में जुड़ेंगे तो उसमें डबल हाइड्रोजन बांड होते हैं। 2 हाइड्रोजन बांड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि 2 सर्कल के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए के 2 धागों को आपस में जोड़ने वाली संरचना को हाइड्रोजन बांड कहते हैं, जिसमें डीएनए का एक धागा 3 से 5 तथा दूसरा धागा 5 से 3 दिशा में पाया जाता है। जो 3 से 5 की दिशा में पाया जाता है वो क्लॉकवाइज होता है, जबकि 5 से 3 वाला जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में पाया जाता है। और इसी को डीएनए की द्विकुंडली संरचना कहते हैं, जिसे जेबी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में दिया था। और इनके द्वारा दिए गए डीएनए को बी डीएनए कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन बांड की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, ठीक है ना। अच्छा, पूरा लिख कर हम बता दें इसको, 2-3 क्लास लग जाएगा मुझे इसको समझाने में। लिख के अकेले लिखना होता तो 10 मिनट में हम लिख दे अपना मन मार के, ठीक है ना सर। क्लियर? किसी के कमेंट को इग्नोर नहीं किया जा रहा है। सर आपका माइक स्लो चल रहा है। आपका वॉइस स्लो आ रहा है सर, रुक रुक के, जैसे वो स्लो मोशन में चल रहा है। आप बोल रहे हैं पहले आवाज बाद में। आवाज सही हुआ? जरा बताओ, आवाज सही हो गया क्या? जल्दी बताओ, बताओ आवाज सही हो गया? अभी ठीक हो तो बताओ बच्चा। तो हाँ बोल दिए, क्लास फिर से स्टार्ट कर दिए वो। अभी बताओ, अभी ठीक है? चलिए चलो, अभी ठीक है? यस सर, यस सर, यस सर। चलो सही है, अब सही हो गया, सही हो गया। चलो हो गया सर, हो गया सर, हो गया सर, हो गया सर, यस सर, यस सर। चलो बच्चा ठीक है, सब कुछ सही है गुरुजी, हाँ आप सही है। तो डीएनए की संरचना विशेषता ये सब चीजें अभी आप लोग लिख लोगे, और वो जितना बोले हैं वही सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक। अब आते हैं प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाले विभिन्न प्रकार के आरएनए अणुओं का वर्णन कीजिए। तो बच्चा इसके पहले आप लोग एक कहानी थोड़ा सा समझिए। ये मान लो ये कोई कोशिका है, क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका। इस चैप्टर को आराम से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। और कोशिका के बीच में क्या होगा बच्चा? केंद्रक होगा। कोशिका के बीच में क्या है? केंद्रक। और केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है बच्चा? केंद्रक के अंदर पाया जाता है डीएनए। इस चैप्टर से क्वेश्चन हम नहीं चाहेंगे कि आपका गलत हो, इसलिए आराम से पढ़िए, ठीक। कोशिका के केंद्रक में क्या पाया जाता है बच्चा? हैप्पी बर्थडे बच्चा, ठीक है ना। क्या पाया जाता है? डीएनए। और डीएनए से बनता क्या है? तो डीएनए से बनता है आरएनए। क्या बनता है? डीएनए से बनता है आरएनए। और आरएनए हमेशा सिंगल स्टैंड होता है, आरएनए डबल स्टैंड भी हो सकता है और सिंगल स्टैंड भी हो सकता है।
तो ये है डीएनए, डीएनए से बना आरएनए, और डीएनए से आरएनए के बनने की क्रिया अगर पूछी जाए क्या कहलाई, तो डीएनए से आरएनए की बनने की क्रिया कहलाई अनुलेखन। अनुलेखन, अनुलेखन। इस क्रिया में क्या हुआ, इस क्रिया में डीएनए से क्या बना, आरएनए बना। और अगर पूछेगा अनुलेखन की क्रिया कहाँ होती है, तो वो होती है बच्चा कहाँ पर, केंद्रक में। ये लाइन क्लियर रखिएगा, चलो ये क्लियर रखिएगा। और जब भी डीएनए से आरएनए बना तो केंद्रक में बहुत सारे पाए जाते हैं केंद्रक छिद्र। क्या बनते हैं, केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं। इस केंद्रक छिद्र के रास्ते ये आरएनए क्या होगा, ऐसे निकलकर यहां आ जाएगा, और यहां पर पाया जाता है क्या, कोशिका द्रव्य। क्या पाया जाता है बच्चे, यहां पर कोशिका द्रव्य। क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य। ये क्या है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य है, ठीक, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में अब आरएनए से बनेगा क्या बच्चा, आरएनए से बनेगा प्रोटीन, और आरएनए से प्रोटीन के बनने की क्रिया को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को कहते हैं अनुवादन। क्या कहते हैं, अनुवादन। और अनुवादन की क्रिया में क्या होता है बच्चे, अनुवादन की क्रिया में आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन। और यह क्रिया बच्चे कहाँ होती है, तो यह क्रिया बच्चे होती है कहाँ पर, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। और दूसरी बात, जब अनुलेखन की क्रिया में डीएनए से आरएनए बन रहा था, तो यह आरएनए बना होगा 3 प्रकार का। एम आरएनए, जिसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए या संदेश वाहक आरएनए, दूसरे को कहते हो आर आरएनए या राइबोसोमल आरएनए, तीसरे को कहते हो टी आरएनए या ट्रांसफर आरएनए। तो इतनी बात आप लोग क्लियर रखिए। पहले तो कौन कौन सी बात क्लियर रखनी है आपको, पहली बात फिगर भी बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे अगर आप पूछेगा, ठीक ना। चलो, तो कहेगा कि कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, डीएनए में अनुलेखन की क्रिया होती है, तो डीएनए से आरएनए बनता है, यह क्रिया कोशिका के केंद्रक में होती है, जिसके कारण मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए का निर्माण होता है। जैसे ही तीनों प्रकार के आरएनए बनेंगे, ये केंद्रक छिद्र से आ जाते हैं कहां पर, कोशिका द्रव्य में, और कोशिका द्रव्य में जो क्रिया होती है बच्चे उसे कहते हैं अनुवादन, और अनुवादन की क्रिया में आरएनए से बनता है प्रोटीन, कहां पर, कोशिका द्रव्य में, ठीक है ना। इसको क्या कहते हो, अनुवादन। तो अगर पूछेगा अनुलेखन की क्रिया कहां होती है, तो अनुलेखन की क्रिया होती है बच्चे कहां पर, केंद्रक के अंदर। कहां पर होती है बच्चे, केंद्रक के अंदर। चलो ऐसे टिक कर लो इसको, अनुलेखन की क्रिया कहां होती है, केंद्रक के अंदर। जबकि पूछेगा अनुवादन की क्रिया कहां होती है मेरे बच्चे, तो वो पूछेगा कहां पर होगा, कोशिका द्रव्य में। पूछेगा अनुलेखन की क्रिया में क्या बनता है बच्चा, तो अनुलेखन की क्रिया में बनता है आरएनए, वो भी कितने प्रकार का, 3, एम आरएनए, आर आरएनए, टी आरएनए। अगर पूछेगा कि कोशिका द्रव्य में आरएनए से प्रोटीन बनता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो अनुवादन कहते हैं, और कहां होता है, कोशिका द्रव्य में। तो आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया अनुवादन, ठीक, और उसको कहां होती है, कोशिका द्रव्य में। अनुलेखन की जगह पर लिखा हो सकता है अनुलिपीकरण, और अनुवादन की जगह लिखा हो सकता है भाषांतरण। दोनों का मतलब एक ही है, मैं यहाँ पे लिख दे सकता हूं ताकि आराम से आप लोगों को याद रहे नोट में, ठीक। तो अनुलेखन, अनुलेखन या अनुलिपीकरण, अनुलिपीकरण, दोनों बात एक ही है। पहला, दूसरा शब्द लिख दे रहा हूं अनुवादन, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं भाषांतरण, भाषांतरण। ये दोनों भी बात एक ही है, तो कंफ्यूज मत होना। कभी कहीं अनुवादन की जगह पे भाषांतरण लिखा हो सकता है, कहीं कहीं अनुलेखन की जगह अनुलिपीकरण लिखा हो सकता है, ठीक है ना। ये चीजें क्लियर है। हाँ, डीएनए सिंगल स्टैंड भी होता है, डबल स्टैंड भी होता है, पर आरएनए सदैव सिंगल स्टैंड होगा और केवल 5 से 3 की दिशा में पाया जाएगा। आरएनए हमेशा 5 से 3 होता है, 3 से 5 नहीं होता है, 5 से 3 ही होता है, मतलब हमेशा वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये आरएनए हमेशा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, 5 से हमेशा गया होगा किधर, 3 की तरफ, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, कभी भी 3 से 5 नहीं होगा, और सदैव सिंगल स्टैंड होता है, ठीक है ना। चलो, आरएनए भी एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक। बताइए, बात क्लियर है। इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। चलो, बच्चा, किसी बच्चे को इंग्लिश में चाहिए, इसको कहोगे क्या, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। इसको क्या कहोगे, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। चलो, ये टॉपिक क्लियर है, उसके बाद हम आरएनए पे आए, ठीक है ना।
लाएंगे बच्चा, बैड बॉय जी, ऐसा कुछ नहीं है, पर उसके लिए थोड़ा सा हम स्टेबल हो जाए अपने सिलेबस को लेके कि इस महीने में मुझे 6 चैप्टर खत्म करने थे और 6वां पे हम लोग आ गए हैं, ठीक है ना, ताकि आगे के चैप्टर जो है उसमें ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन बनने हैं वो इधर ही से बनते हैं, वो किसी दिन आप लोगों को समझा देंगे कैसे, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन उधर के भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है ना। चलो ये अगर क्लियर हो गया तो अब हम आरएनए पे आए, बताओ आरएनए समझाने की कोशिश करें आप लोगों को, अगर ये बात क्लियर हो गई हो तो बताओ। एग्जाम में फिगर पेन से नहीं पेंसिल से बनाना, बताओ, ये क्लियर हो गया हो तो बताओ। बिल्कुल डायग्राम बनाना ही पड़ेगा भाई, ऐसे पीछे क्यों भाग जाते हो तुम लोग, ठीक। चलिए यहां पे अब आते हैं अपने टॉपिक पे, सीधे सीधे लिखा है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाले विभिन्न प्रकार के आरएनए अणुओं का वर्णन कीजिए। सबसे पहला आरएनए क्या है, राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए। इसको कह रहा हूं मात्रात्मक दृष्टि से आरआरएनए कोशिकाओं में सर्वाधिक 80% मात्रा में पाया जाता है। यह लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है और मुख्य रूप से राइबोसोम के निर्माण में भाग लेता है। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थल उपलब्ध करवाते हैं। राइबोसोमल आरएनए के द्वार संचारक एवं उत्प्रेरणात्मक भूमिका निभाई जाती है। इसे एक सुगठित शलाका या कुंडलन के रूप में देखा जाता है। तो सीधे सीधे इसके फिगर पे आते हैं बच्चा, तो लिखे हो क्या कि ये कहां पाया जाता है, मुख्य रूप से राइबोसोम में पाया जाता है। कोशिकाओं में आरएनए सबसे अधिक मात्रा में आरआरएनए पाया जाता है, कितना प्रतिशत, 80%। कैसी श्रृंखला है, लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, और क्या करता है, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थल उपलब्ध करवाते हैं, ठीक ना, ये बात याद रखिएगा, ठीक बच्चा। थैंक यू बच्चा। सर सब्जेक्टिव नोट्स ठीक है, बोल देंगे कि क्यों अपलोड नहीं हो रहा, आज हम पूछ लेंगे। तो कह रहा है कि ये पाया जाता है किसमें, राइबोसोम में। किसमें पाया जाता है, राइबोसोम में। राइबोसोम की संरचना आप लोग 11th में पढ़े होंगे कुछ इस तरीके से, जिसके एक भाग को कहते हैं हम लोग स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर यूनिट, और दूसरे भाग को कहते हैं बच्चा हम लोग लार्जर यूनिट, लार्जर यूनिट, बड़ी इकाई और छोटी इकाई। दोनों एक दूसरे से बच्चे जुड़े होते हैं किससे, मैग्नीशियम आयन की सहायता से। किससे, मैग्नीशियम आयन की सहायता से। यदि इसमें से मैग्नीशियम आयन को हम लोग बाहर निकाल लें तो स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट एक दूसरे से क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। ये स्मॉलर वाला और ये लार्जर वाला एक दूसरे से क्या होगा, अलग हो जाएगा। स्मॉलर वाला हिस्सा बच्चा 3 पार्ट में डिवाइड होगा। हेड, प्लेट और बेस। इसको बुक में ऐसे ही लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा है, ठीक है ना। और नीचे जो लार्जर यूनिट है बच्चा, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है अरे यार अचानक छींक आ जा रही है, ठीक है ना। चलो इसको कहते हो स्टॉक और एक को कहते हो वैली।
वैली मतलब फूला हुआ भाग, स्टाक मतलब डंडी। और यह जब एक धागे नुमा संरचना से जुड़े होते हैं, और धागे नुमा संरचना को कहते हैं यम आरएनए। ठीक है ना, क्या कहते हो, यम आरएनए। ऐसे धागे नुमा संरचना से जुड़े होते हैं, तो बहुत सारे राइबोसोम जब आपस में जुड़े होते हैं तो उसी संरचना को हम लोग कहते हैं क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन। और प्रोटीन बनाने की क्रिया को कहते हैं प्रोटीन संश्लेषण। क्या कहते हो, प्रोटीन संश्लेषण। चलो, आरआरएनए समझ में आ गया, बताओ। आरआरएनए समझ में आ गया। सर 11th क्लास हम नहीं किए हैं बच्चा, 11 सबसे जरूरी चीज है, ये ध्यान रखना। जब भी आप कोई कंपटीशन एग्जाम दोगे 80 क्वेश्चन आपके 11 से आएंगे, 20 क्वेश्चन 12 से आएंगे, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए, ठीक है ना। प्रियांशु सोनी जी चलो, और नहाइए 2 टाइम, मजा आ जाएगा। अभी सही बात है, क्या करें यार, आदत है, नहाना चाहिए। डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जी डीएनए और जेड डीएनए या जेग जैक डीएनए होता है, उतना फिलहाल नहीं पढ़ना, पर ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ाएंगे, ठीक। चलो, उसकी संरचना नहीं पढ़नी, ठीक, पांचों का। आरएनए का काम प्रोटीन संश्लेषण, अभी तो लिखे। चलो, यस एम ए डब्ल्यू एल ए आर, स्मॉलर यूनिट, ठीक। हाँ, बायोलॉजी वाले सर सिर्फ अपने बोलने में रहते हैं और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बोलते हैं। नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। जो एग्जाम में दिया है जैसे वैसे ही हम लिख दिए हैं, ठीक है ना। चलो चलो बच्चा, इसका अर्थ अगर चाहिए तो हेड को मतलब लिखोगे क्या, सिर। अरे यार इतना तो कुछ, प्लेट को प्लेट ही लिखोगे, बेस को लिखोगे आधार, ठीक। और स्टाक को कहते हो तंतु, लिख सकते हो डंडे जैसी संरचना है तो। वैली का मतलब होता है फूला हुआ भाग, तो ये फूला हुआ भाग थोड़ी लिखने के लिए एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। एग्जाम में तो वैली लिखा रहता है, ठीक है ना। चलिए चलिए बच्चा, अब आते हैं दूसरे वाले टॉपिक पे, जिसमें कहा गया, कहाँ गया, कहाँ गया भाई, मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए। विशिष्ट प्रोटीन संश्लेषण हेतु डीएनए द्वारा आवश्यक संकेत प्रकूट यम आरएनए के रूप में अनुलेखित किए जाते हैं। अनुलेखन मतलब अनुलेखन की क्रिया में यम आरएनए बनते हैं। ये राइबोसोम की सतह पर प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करते हैं तथा डीएनए में उपस्थित आनुवांशिक संदेशों को कोडान के रूप में केंद्रक के कोशिका द्रव्य में पहुंचाते हैं। यह कुल कोशिका का कितना प्रतिशत, 3 से 5% होता है। और क्या लिखे हो, आनुवांशिक संदेशों को कोडान को केंद्रक के कोशिका द्रव्य में क्या करता है, पहुंचाता है। और इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी किसने, जैकब और मोनार्ड ने। जैकब यहाँ कहीं लिखा होगा, यहाँ लिखा है। तो अगर पूछेगा यम आरएनए के संदेशवाहक आरएनए या यम आरएनए के बारे में किसने बताया था, तो जैकब और मोनार्ड ने बताया था, ठीक है ना। दूसरी चीज कह रहा है इसका काम क्या है, तो अनुवांशिक संदेशों को केंद्रक के कोशिका द्रव्य में पहुंचाना, मैसेंजर आरएनए का काम होगा। और कह रहा है किस क्रिया में सहायता प्रदान करेगा, प्रोटीन संश्लेषण में। किसके लिए आवश्यक है, राइबोसोम्स के लिए आवश्यक है, क्योंकि जहां कोशिका में प्रोटीन की आवश्यकता होगी उसकी सूचना जो देगा उसी को हम लोग कहते हैं मैसेंजर आरएनए या यम आरएनए कहते हो, ठीक है ना बच्चा। कमेंट इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और आपके एग्जाम में यम आरएनए और आरआरएनए सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए इसको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। मेरा 12th में कितना % मार्क था बच्चा, बस गिरते पड़ते पास हो गए थे, ठीक है ना, ज्यादा मार्क्स नहीं था। चलो अगला, पर कहानी तब बदली है जब मुझे लगा है कि मुझे पढ़ना चाहिए। और आपके एग्जाम में आता है बच्चा टीआरएनए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी के बारे में नहीं पूछता है उतना सचित्र वर्णन, लेकिन टीआरएनए की संरचना के बारे में कहता है सचित्र वर्णन करके बताइए। टीआरएनए की संरचना का सचित्र वर्णन करके बताइए। तो टीआरएनए की संरचना सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ताकि आसानी से क्या किया जा सके, समझा जा सके। तो टीआरएनए की संरचना के बारे में रॉबर्ट हॉली, रॉबर्ट हॉली, रॉबर्ट हॉली ने बताया था, रॉबर्ट हॉली ने बताया था। उन्होंने इस संरचना को क्या नाम दिया था, तो उन्होंने इस संरचना को क्लोवर, क्लोवर लीफ संरचना नाम दिया था, क्लोवर लीफ संरचना नाम दिया था, ठीक है ना। उन्होंने इस संरचना को क्या नाम दिया था बच्चा, तो क्लोवर लीफ संरचना नाम दिया था। ये संरचना होती कैसी है इसको समझिए। कोई बात नहीं बच्चा कि आप 10 दिन पे नहाते हैं, तो ये संरचना एक्चुअल में कुछ इस तरीके से होती है। टीआरएनए की संरचना कुछ इस तरीके से होती है, ठीक। ये एग्जाम में बनाने को आता है तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। बताओ, टीआरएनए की संरचना एग्जाम में बनाने को आता है।
ये सब के सब किससे जुड़े होंगे बच्चे? तो ये सब के सब जुड़े होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से भी, सभी स्थानों पर नहीं, कुछ कुछ स्थानों पर। ठीक, बताओ। बताओ, समझ में आ जाएगा? भाई साहब मेरी स्थिति बहुत खराब थी, हम पढ़ते नहीं थे, ठीक है ना। तो इसकी पहली भुजा को हम लोग कहते हैं ग्राही भुजा या एसेप्टर आर्म कहते हैं। इसकी प्रथम भुजा को क्या कहते हैं? ग्राही भुजा। क्या कहते हैं बच्चा? टीआरएनए की प्रथम भुजा क्या कहलाती है? ग्राही भुजा कहलाती है या एसेप्टर आर्म कहलाती है। ठीक, दूसरी वाली भुजा को हम लोग कहते हैं एंटी कोडान आर्म या प्रतिमुख भुजा, प्रतिमुख भुजा कहते हैं। तीसरी भुजा को हम लोग कहते हैं टी साई सी लूप। क्या कहते हैं? टी साई सी लूप। लूप के जगह पे क्या कहीं 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 आर्म या भुजा लिखा होगा। और चौथी भुजा को हम लोग कहते हैं डी एच यू लूप लिखा होगा या इसी का पूरा नाम लिखा होगा डी एच से मतलब हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी डी हाइड्रोक्सी यूरिडिन, यूरिडिन इसका पूरा नाम। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है डीएचयू का पूरा नाम क्या है, तो डीएचयू का पूरा नाम बच्चे है डाईहाइड्रोक्सी यूरिडिन। डीएचयू का पूरा नाम क्या है? डाईहाइड्रोक्सी यूरिडिन। तो टीआरएनए में कुल भुजाओं की संख्या कितनी है बच्चे? तो टीआरएनए में कुल भुजाओं की संख्या है, ठीक है ना, 4। पहली चौथी भुजा, पहली भुजा, ये तीसरी भुजा और ये दूसरी भुजा। क्रम यही है, क्रम मत बदलिएगा नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक, अभी बता देंगे कितना नंबर आया था, फिर लास्ट में हंस लेना। ठीक, और फिर कह रहा है इससे जो नाइट्रोजनस बेस पेयर जुड़ा होता है वो जुड़ा होता है सी सी ए। ये है तीसरा सिरा और ये है पांचवा सिरा। बताओ, तो ये हो जाएगी टीआरएनए की संरचना। और किसने बताया था? रॉबर्ट हॉली ने। उन्होंने इस संरचना को क्या नाम दिया था? क्लोवर लीफ संरचना नाम दिया था। एक पौधा है, उसकी पत्तियां इसी की तरीके की दिखती हैं एक्चुअल में, ऐसे यहीं बना दे रहे हैं ऐसे। इस पौधे की पत्तियां एक्चुअल में ऐसे दिखती हैं, तो उसी के नाम पर उन्होंने इसका नाम रख दिया था क्लोवर। ठीक है ना, उसी पौधे की पत्ती के नाम पर उन्होंने इसका नाम रख दिया था क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। इसी की तरीके का ये दिखता है इसलिए। ठीक, और कहीं से नाम नहीं आया था, ठीक है ना। चलो, टीआरएनए का पूरा नाम ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण आरएनए होता है। पूरी तरीके से सही बोला। आपसे नहीं पढ़े तो हम क्यों पढ़े सही से? आप सही से नहीं पढ़े तो हम क्यों पढ़े सही से? अच्छा, कह रहा है कि हम सही से नहीं पढ़े तो क्यों पढ़े? भाई ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो गलतियां टीचर एक बार अपने जीवन में कर देता है वो कभी नहीं चाहता है कि उसके बच्चे भी उसकी गलतियां करें। अरे यार, तुम लोगों को कम से कम समझाने वाला तो कोई है, हम लोगों को तो कोई डांटने वाला भी नहीं था। ठीक, मन के मर्जी घूमते थे, नहीं तो आज कहीं और होते। तो ये टीआरएनए की संरचना है। टीआरएनए की पहली भुजा ग्राही भुजा। ठीक, टीआरएनए की पहली भुजा ग्राही भुजा। तो ये संरचना बना लो अभी, ठीक है ना। कल यहीं से फिर शुरू करेंगे, इसी को पीडीएफ में लगा लेंगे और इसके बारे में एक एक संरचना के बारे में कि कैसे एक क्या है, क्या काम करता है, कौन क्या नहीं करता है, ये क्या नहीं करता, उसके बारे में समझाएंगे। इसमें जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है वो होता है GAA। क्या होता है? GAA, जिसे ट्रिप्टोफैन कहते हो, जिसे यम आरएनए जुड़ता है। ये सारी चीजें कल समझा देंगे। अभी आप फिगर को समझ लीजिए, बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। बता देते हैं भाई, अगर आप लोगों को उस बात से खुशी मिलती है तो आप लोगों को बता देते हैं, पर वो पेज इसमें से हम डिलीट कर देंगे, कहीं तो आप लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। देखो, मैं बच्चा, कोशिश कीजिए आप लोग भी पढ़ने की, मेहनत करने की। मैं 2011 10th पास आउट हूँ। ठीक, 1-2 मिनट बचा है, उसमें हम लोग कुछ समझ नहीं सकते, तो इसको समझ लीजिए। और मैं 2009 में 10th पास आउट हूँ। आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए, मेरी जैसी गलतियां मत कीजिएगा। ठीक, और 2011 में 12th पास आउट हूँ। ठीक, मेरे थे 10th में 370 नंबर। हंसने की जरूरत नहीं है। कितने में? 600 में। परसेंटेज देखोगे तो बच्चा आएगा 61 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है ना, 61 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है ना, राउंड फिगर मान लो। और 2011 में मेरा 12th में बच्चा जो नंबर है वो है 321 नंबर। कितने में? 500 में। तो ये आ जाएगा कितना? 6.2%, ठीक है ना, लगभग। तो ये मेरे नंबर हैं, इससे ज़्यादा नंबर नहीं था।
फिर मेरी डिग्री अगर देखोगे तो उसके नंबर ना ही पूछो, हम पढ़ने में ठीक नहीं थे। 2011 से 2012 का सेशन 1 साल हम फेलियर हैं, वो भी कौन से, बीएससी, क्योंकि नहीं पढ़ते थे। लेकिन 2012 से 2015 मैंने बीएससी किया, मेहनत किया, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। फिर मेरे परसेंटेज ग्रेजुएशन में आए 53%। लेकिन इसके बाद जब मैंने 2015 के बाद फिर से पढ़ाई की स्टार्ट की 2017 से अच्छे से, तब मेरे परसेंटेज, आप कोई भी परसेंटेज जितनी भी डिग्री लिए हैं 94 से नीचे नहीं है, नहीं है, क्योंकि उसके बाद मुझे पढ़ाई की अहमियत समझ में आई तो मैंने पढ़ाई की। ठीक है ना, ठीक। पर अभी आप लोग यहीं से 12th के एग्जाम दे रहे हैं, यहीं से फोकस कीजिए, टॉपर बनने की कोशिश कीजिए बच्चा। जो सम्मान आपको उस समय मिला इसमें मुझे मिल रहा है आप लोगों से, वो सम्मान आप लोग यहाँ भी पा सकते हैं। ठीक है ना बच्चा, उस टाइम इतना समय बहुत मायने रखता था, जरूरी है बच्चा, कोई बात नहीं। ये नंबर ला के हम अपना गांव टॉप किए थे, 61% में अपने गांव के टॉपर थे हम। ठीक है ना, लेकिन अभी ये मायने रखता है। इसके बाद से मैंने जो भी डिग्री हासिल की हैं 2017 से, चाहे मेडिकल की डिग्री हो मेरी, चाहे डीएमएलटी की हो, चाहे एक्सरे टेक्नीशियन की हो, किसी भी चीज़ की डिग्री हो मेरी, चाहे टीचिंग डिग्री हो, 94% से नीचे किसी में भी नहीं है। ठीक है ना, चलो ऑब्जेक्टिव होगा, उस बात को लेकर परेशान मत रहिएगा। तो इस पेज को हम करते हैं डिलीट, और कल मिलते हैं बच्चा इसी टाइम पे डीएनए से आगे। लेक्चर डीएनए वाला है, आराम से पढ़िएगा। डीएनए आप लोगों का बहुत से बच्चों का अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो डीएनए पूरी तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, गलतियां मत करिएगा, सबसे जरूरी चीज। और जल्दी जल्दी इस चैप्टर को पढ़ने की भी कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है ना बच्चा, चलो पढ़ाई पे ध्यान दो, कल मिलते हैं। गुड नाइट, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़िए, और फिर मिलते हैं, फिर बाय, ख्याल रखो अपना।